हमारे रोजगार का, हमारे खाने का, हमारे किसान, हमारे खेती के प्रोडक्शन का क्या इंतजाम किया? सारी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, हम इनको हराएंगे और खुद जीतेंगे। 3-3 क्लास को एक आध टीचर घेर के बैठा रहता है जानवरों की तरह। 1800 रुपये कार का टोल है उसमें, 5,000 रुपये ट्रक का है। आदमी धीरे जाएगा। ट्रांसफर करके एम्स रायबरेली से ट्रांसफर करके एम्स गोरखपुर ट्रांसफर कर दिए गए। गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, भाई हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए, हमें नहीं एक्सप्रेस वे चाहिए। पूरे 14 जिले की, पूरे 14 जिले की, और उसमें से 32 लाख आदमी बाहर जाके मजदूरी कर रहा है। किसी स्कूल में 1 से ज़्यादा टीचर नहीं है, ज़्यादातर में शिक्षा मित्र हैं, वो भी पूरे नहीं हैं। आप अपने खून को निकाल के हमारा खून हम ही को चढ़ाया दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब हम तो आपको खून चढ़ा रहे हैं। अरे भाई हमारा खून निकाल रहे हैं आप। कहते हैं साहब हम पहले 11 घंटे लगते थे, अब हम 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। 4 घंटा पहले पहुंच के वहाँ करेंगे क्या आप? जो है कि अपने ही चमचों को छोटे मोटे अपराध में अंदर बुलवा लेते हैं और सेवा कराते हैं, फिर वहाँ गैंग चलने लगता है पूरा। हाँ, कोई वारदात किया था इन्होंने या कोई बात हुई थी तो मैं उसको गिरफ्तार करा दिया था। मैंने वहाँ ये पाया कि बहुत पुराने समय से वहाँ अधिकारी कर्मचारी डटे हुए हैं। तो सोलर के प्लांट लग सकते हैं, इंडस्ट्री लग सकती है, हाँ, सब कुछ सकता है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। अच्छा, पहली बात तो उसकी पर्सनालिटी। हाँ, जब उसके बगल में हम खड़े हुए तो हमको लग रहा था कि ऐसे देखना पड़ेगा। मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि आप ही ने हत्या करा दिया उसकी, मुन्ना बजरंगी। हाँ, तो कहता है नहीं हमने नहीं कराई, धनंजय के बाद सकता है। देखिए पुलिस की बेईमानी में ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि पुलिस में बेईमानी का स्कोप नहीं है ज़्यादा। पुलिस में क्राइम से पैसा आता है। मेरा खुद का मुकदमा मेरी फर्जी फेसबुक आईडी अपराधियों ने बना लिया था। मैंने FIR कराई, 4 महीने हो गए, अभी तो कोई पकड़ा नहीं गया उसमें। क्योंकि अरे आप तो DGP, अधिकारी कोई जवाब देते नहीं है, फोन करिए बात नहीं करते। जो पीड़ित होता है वो तो सब तरह की संभावनाओं की बात करता है। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए जानबूझकर कैसा किया जा रहा है। कौन दरोगा, सिपाही, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी SP, एडिशनल SP, SSP कि भाई आप इसको देख लीजिए क्या कर रहे हैं। मंत्रियों की सिफारिश जरूर आई होगी, एक आध मंत्रियों ने कहा। दोस्तों नमस्कार, DNM पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और DNM पॉडकास्ट में आज हम एक ऐसे पुलिस अधिकारी से बात करने जा रहे हैं जो जय बुंदेलखंड का नारा भी लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक्स DGP हैं सुलखान सिंह साहब, 1980 बैच के IPS, और हमेशा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, क्योंकि आप बात को सही तरीके से रखते हैं। समस्या कोई भी हो उसको उठाते हैं। अभी आपने एक फेसबुक पर पोस्ट किया, एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो अपने DGP ऑफिस में बैठे हुए होते हैं और उनके सामने करीब 10-12 जो पब्लिक के लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, मतलब वो सुनवाई कर रहे होते हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है। इन सारे मुद्दों पर सुलखान सिंह साहब खुल करके बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। आप बहुत, चूँकि बुंदेलखंड के आप हैं, तो जय बुंदेलखंड का जो नारा है आपका, वो क्या बुंदेलखंड राज्य बनवा के ही मानेंगे आप? अब हम तो प्रयास कर रहे हैं अभी, लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में हैं, तो देखिए क्या होता है। जब आप उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, इस सरकार के पहले DGP आप थे। सबसे पहले योगी जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक तरफ तो खुद कुर्सी पर बैठते हैं, दूसरी तरफ आपको DGP की कुर्सी पर बैठाते हैं। लेकिन आपका जो कार्यकाल है, वो जो नियम कहता है कि एक बार अगर DGP की नियुक्ति होती है जिसका 6 महीने से कम कार्यकाल, मतलब 6 महीने से ज़्यादा होता है, उसको 2 साल का पूरा कार्यकाल मिलेगा। आपको ऐसा नहीं हुआ? हमको कुछ लोग नहीं चाहते रहे होंगे कि मैं कंटिन्यू करूं, तो इसलिए नहीं हुआ। अदरवाइज एक्सटेंशन तो तमाम DGPs को एक्सटेंशन दिए गए सेंटर से, एक बार में 1 साल 2 साल के एक्सटेंशन दिए हैं इन्होंने। हमको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, उसके बाद फिर नहीं दिया, तो उनकी मर्जी है। नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके मुताबिक नहीं हुआ था क्या? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक पहली पोस्टिंग हुई है SC अवस्थी की। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से नहीं कर रहे थे यहाँ कोई। लेकिन 2 साल का टेन्योर तो दिया ही जा सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे स्टेट्स में तो दे रहे थे लोग, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। अब सारे एक्टिंग हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जुलाई में काफ़ी सख्ती से आदेश किया था
तो कुछ लोग पालन कर रहे हैं, बाकी लोग फिर भी नहीं कर रहे हैं पालन। यूपी ही नहीं कर रहा है। यूपी नहीं कर रहा है। तो चूंकि आप रिटायर्ड आईपीएस एसोसिएशन के भी में भी हैं, तो क्या कभी ये मुद्दा आईपीएस एसोसिएशन की बैठक में नहीं उठता? रिटायर्ड जो आईपीएस एसोसिएशन है, मतलब पुलिस अधिकारियों का जो एसोसिएशन है। नहीं, ये मुद्दा वहाँ नहीं उठता। मैं तो जो जनरल पुलिस पेंशनर्स की एसोसिएशन है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी लोग शामिल हैं। मैं वो रिटायर्ड पुलिस वालों, अफसर वालों में मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। तो लेकिन फिर भी हम सर्विंग वालों के मामले उस पर हम लोग नहीं उठाते हैं। हम लोग खाली पेंशनरों के मुद्दे उसमें टेकअप करते हैं। जब आप मुख्यमंत्री थे तो योगी जी से आपकी मुलाकात होती थी? और तब तो ऑलमोस्ट रोजाना ही किसी न किसी काम से मुलाकात होती थी। डीजीपी की मुलाकात लगभग रोज ही होती है। ट्रांसफर पोस्टिंग डीजीपी के कहने पर होती है या मुख्यमंत्री जी के कहने पर होती थी? देखिए, कानूनन तो मुख्यमंत्री को ही अधिकार है आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि इसमें डीजीपी के यहाँ से पुलिस जो एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड है उसकी जो संस्तुति जाएगी उसी के हिसाब से नॉर्मली करेंगे वो। मेरे टाइम में जो प्रस्ताव हमारे यहाँ से जाते थे उसको मुख्यमंत्री जी ने बहुत सम्मानित किया और लगभग 90% 95% वही प्रस्ताव अनुमोदित करते थे मुख्यमंत्री जो मेरे द्वारा भेजे जाते थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 99.5% समझ लीजिए पोस्टिंग मेरे प्रस्ताव पर ही हुई है मेरे टाइम में पूरी। मतलब कभी कोई पोस्टिंग को लेकर के नहीं, कभी किसी के बारे में अगर कहते थे तो उनका अधिकार है, एक दो कभी चेंज भी कर देते थे, लेकिन बहुत रेयर करते थे। जैसे 20-22 की सूची है तो एक दो को चेंज कर दें कभी, अन्यथा नहीं करते थे। बाकी सबको मानते थे? सब कर देते थे। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री सचिवालय भेजता था नाम। अब वो तो देखिए सब कुछ, इसके अलावा जो मैंने बताया कि डीजीपी के यहाँ से प्रस्ताव जाए, इसके अलावा जो कुछ भी है वो अवैध है, मतलब इल्लीगल है, गलत है वो। भारत सरकार ने एक और पकड़ बनाने के लिए, आईएएस अधिकारियों की एक पकड़ बनाने के लिए डीजीपी की नियुक्ति में एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया था, नियमावली में संशोधन करके। तो उसमें प्रमुख सचिव कार्मिक, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, चीफ सेक्रेटरी, ये 4 लोग थे उसमें। मतलब बहुमत उसमें जो है आईएएस अधिकारियों को कर दिया था उन्होंने। तो जैसे आईएएस अधिकारी हर जगह अपना ही दखल चाहते हैं, ये सिविल सर्विसेज बोर्ड सीएसबी बनाया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इससे कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रकाश सिंह केस के फैसले के खिलाफ है और सिविल सर्विसेज बोर्ड का कोई दखल आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग में नहीं हो सकता है। आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग केवल प्रकाश सिंह केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के अनुसार हो सकती है। और उसमें प्रोविजन ये है कि पुलिस स्थापना बोर्ड के प्रस्ताव जो डीजीपी के यहाँ से जाएंगे उसी के अनुसार विचार होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार शैल नॉर्मली एक्सेप्ट इट, मतलब सामान्य तौर पे उनको स्वीकार कर लेगी सरकार। बहुत किसी खास परिस्थिति में चेंज कर सकती है, लेकिन नॉर्मली ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है कि गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी। लेकिन अब वो नॉर्मली का कौन कितना करता है तो मेरा तो ये सौभाग्य था कि मेरे टाइम में वो नॉर्मली जो है वो बहुत ही मिनिमल रहा, बहुत न्यूनतम रहा। और विभाग में भी ये इम्प्रेशन था कि डीजीपी का प्रस्ताव ही माना जाएगा, इसलिए सभी अधिकारी जो है वो डीजीपी के प्रति जवाबदेह महसूस करते थे और काम ठीक से करते थे। जब अधिकारी डीजीपी के प्रति जवाबदेह महसूस नहीं करते, उनको लगता है प्रमुख सचिव गृह या चीफ सेक्रेटरी या कोई और पदाधिकारी मैनिपुलेट करा लेगा, तो फिर वो सेंटर ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमांड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। फिर वो ठीक से काम नहीं होता उसमें जो। उस समय की वर्किंग और आज की वर्किंग में, क्योंकि सरकार वही है, क्योंकि आप कनेक्ट रखता है, सब जगह कनेक्ट रखते हैं, कितना फ़र्क लगता है आपको? देखिए, आजकल मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं बहुत डीजीपी ऑफिस के बहुत संपर्क में नहीं रहता।
आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट डीजीपी से को हमें 2-3 महीने से 4 महीने से बातें नहीं हुई हो, तो इसलिए मुझको बहुत जानकारी नहीं कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस पर मैं कुछ नहीं, पब्लिक ग्रीवांस को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। पब्लिक ग्रीवांसेस में तो स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे मैंने लिखा भी है कई बार, क्योंकि मुझे ही लगभग हर हफ्ते कम से कम 2-3 मामले मेरे सामने ही आते हैं, तो हमारी FIR करा दीजिए, हमारी तफ्तीश नहीं हो रही है। और तो क्या, मेरा खुद का मुकदमा मेरी फर्जी फेसबुक ID अपराधियों ने बना लिया था, मैंने FIR कराई, 4 महीने हो गए, अभी तो कोई पकड़ा नहीं गया उसमें। तो पब्लिक ग्रीवांस की स्थिति बड़ी खराब है। फर्जी फेसबुक ID मेरी बना ली थी, 3 ID फर्जी बनाई उन्होंने, 2 तो अभी भी चल रही हैं, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है। तो साइबर क्राइम पर तो इस समय सबसे ज्यादा जोर है। तो वो होगा, सुलखान सिंह का नहीं करना है, बाकी करते होंगे, ये तो ही जाने, क्योंकि अरे आप तो DGP अधिकारी कोई जवाब देते नहीं है, फोन करिए बात नहीं करते। 2-3 बार मैंने कमिश्नर लखनऊ से कहा भी, क्यों नहीं लोग पकड़े जा रही है, तो रिकॉर्ड की बात है, तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि गुमनाम कोई आदमी निकल जाएगा। हाँ, ये तो सब कुछ उसमें ट्रेसेबल है कि सब पकड़ में आ सकते हैं कि भाई किसने किया है। हाँ, सब डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक ग्रीवांसेस की स्थिति खराब है। आप जब DGP थे तो मैंने पोस्ट आपको मैं देख रहा था कि आप कई सारे लोगों को लेकर के बैठे हुए एक साथ, जैसे जनता दरबार नेताजी लोग लगाते हैं उसी तरह लगाए थे। वो मैं तो खैर हमेशा करता था, लेकिन प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि 10 बजे से अधिकारी 12 बजे तक पब्लिक से सब मिलेंगे, SP DM सभी लोग मिलेंगे। तो मैं भी अपने यहाँ 11 बजे से 1 बजे तक पब्लिक से मिलता था, और उसमें मिलने का मतलब ये होता था, बाकी टाइम पे मिलते थे लेकिन वो अपॉइंटमेंट से मिलते थे। इसमें यह था कि भाई जो आया है उस सबको अंदर भेज दीजिए। तो ये फोटो तो नवनीत सिकेरा जो इस समय शायद में ADG हैं, उन्होंने ही खींची थी, उन्होंने भी ऐसे अचानक भेज दिया, कहीं देखा होगा उन्होंने फोटो, हो सकता है वो इसी टाइम की हो, तो उनके रिमाइंडर में आ गई, तो उन्होंने मुझे नवनीत सिकेरा ने वो फोटो भेज दिया, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको पोस्ट कर दिया। तो उस समय तो यही होता था, भाई जितनी कुर्सियाँ हैं उस कुर्सी में बैठ लो और बाकी खड़े रहिए और अपनी अपनी बात कहिए, चलते जाइए। तो ये तो मैंने शुरू से लगातार इस बात को किया है। तो पब्लिक जो ग्रीवांस है उस समय, जैसे मान लिया आपके पास कोई आया तो उस पर एक्शन होता था? काफ़ी होता था, लोग भी कहते हैं कि होता था, क्योंकि जब हम उसको सही इंटेंशन से कहते थे कि कार्रवाई होनी है इसमें जो है, कोई आदमी दोबारा अगर आ जाए तो उसको बहुत खराब दृष्टि से लिया जाता था, मतलब एक ही काम के लिए। तो हम यहाँ अपने ही केस के लिए कई बार कहते हैं अधिकारियों से, फिर हमको खुद शर्म लगने लगती है, हम नहीं फ़ोन करते हैं, क्या करें। वही फर्जी फेसबुक की ID मेरे सामने आ जाती है हर दूसरे तीसरे दिन। अच्छा, अभी बंद भी नहीं हुई? नहीं, तो वो बता रहे हैं ना हम आपको कि पोजीशन ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा ये जानबूझ आपके लिए ही ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है सबके लिए ऐसा है। पता नहीं, देखिए ऐसा है कि जो पीड़ित होता है वो तो सब तरह की संभावनाओं की बात करता है। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए जानबूझकर कैसा किया जा रहा है। इन लोगों को लगता है साहब मैं सरकार के खिलाफ लिख देता हूँ, मेरे सामने तो कोई बात आती है तो मैं लिख देता हूँ। मैं नॉर्मली तो ऐसा कोई पत्रकारिता तो मैं करता नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखा आपने? हाँ, मैं ऐसी बात नहीं लिखता, और मैं भाषा की मर्यादा रखता हूँ, और कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा मुझे अपनी लगती है तभी मैं लिखता हूँ। मैं ऐसा कोई जनरल रिपोर्टिंग टाइप की नहीं करता कि कोई चीज़ देखिए लिखना है मुझे। बहुत रेयरली मैं करता हूँ, कभी जब आती हैं ऐसी कोई चीज़ें तो हो सकता है, आई डोंट नो, कोई बात ही नहीं करता, कोई बताता तो कुछ है नहीं कोई, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। आपकी जो छवि है पूरे पुलिस महकमे में बहुत ही ऑनेस्ट अफसर की रही है, शुरू से लेकर के DGP तक की। आप अपने कार्यकाल में जहाँ कहीं भी रहे हों, क्या लोग ईमानदारी से काम करें इसकी कोशिश आप कर पाए, और सफलता कितनी मिली? देखिए, अब हमारा जैसा काम करने का तरीका था, तो हमारे तैनाती के बाद 50% लोग तो अपने आप सुधर जाते हैं। फिर वो गड़बड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं अगर, तो हटो बचो करके करते हैं, फिर सावधानी से करते हैं।
खुलेआम नहीं करते, इस तरह नहीं कर सकते। मेरे टाइम पे कोई ऐसा नहीं कर सकता था कि FIR दर्ज हो, कार्रवाई ना हो उसमें। कोई हो, किसी पार्टी का हो, विधायक हो, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं कर सकते थे जो है। सारे पार्टियों की सुनवाई होती थी? सभी की। मुझे तो कई बार माननीय मुलायम सिंह जी फ़ोन कई बार किया, मुझे पास भेजा उन्होंने। वो डीजीपी कहते, हाँ, रहते हैं? उनसे कहते थे कि भाई हम किसी और से नहीं कहेंगे, DGP से कहेंगे। हमको फ़ोन करते थे। उनकी बात बहुत समझ में नहीं आती थी, हाँ। तो हम कहते थे ठीक है सर, भेज दीजिए इनको, क्योंकि वो समझा नहीं पाते क्या कहना है क्या नहीं हाँ, कहना। हाँ, हाँ। तो वो आते थे लोग, सभी लोग करते थे। मायावती जी ने भी कभी फोन किया है जो डीजीपी रहते आपको? आप तो मायावती जी के समय में IG शायद जेल थे, ADG IG जेल था, फिर ADG PHQ था उनके टाइम में। 2 महत्वपूर्ण पदों पर रहा मैं। उसमें शायद मकोका उसी UP कोका उसी समय बना था। UP कोका उसके थोड़ा पहले, मैं उस समय PSC में था, हाँ। तब ड्राफ्ट किया था, लेकिन वो पास हुआ था जब मैं IG जेल हो गया था तब। जी। तो मायावती से कभी मुलाकात हुई? ऑफिशियली तो एक बार मुलाकात हुई थी केवल, वो भी UP कोका को डिस्कस करने के लिए। हाँ। उन्होंने टाइम दिया था, मेरे ख्याल में 9:30 या 8:30 बजे सुबह। हाँ, और 1.5 घंटा उन्होंने एक सेक्शन डिस्कस किया UP कोका का। UP कोका, और तमाम कई ऐसे प्रावधान जो गृह विभाग ने, तमाम लोगों ने कटवा दिए थे, तो मायावती जी ने उसको रिस्टोर करा दिया। उनको ये तो बहुत जरूरी है। एक सेक्शन हमने पढ़ के सुनाया उनको, सुनती ध्यान से, और मैंने ये देखा कि उनकी लीगल जो ग्रास्प है, अच्छी पकड़ है उनको कानूनी मायावती जी की। हाँ, जब ये एक सेक्शन पढ़े गए, उनको बताए गए, मैंने कहा मैडम ये पॉइंट था, ये कटवा दिया इन लोगों ने, तो नहीं ये तो बहुत जरूरी है, ऐसे होगी बहुत जरूरी, इसको रखिए। तो 1.5 घंटा खड़े होकर के हमने, सब लोग अधिकारी थे, सब लोग थे। नहीं तो क्या ये कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन था? नहीं, जवानी। अच्छा, जवानी था। तो एक पॉइंट वो सुन रही थी? हाँ, मैं पढ़ता था, और वो उससे बैठी हुई सुनती थी। सारे अधिकारी बैठे हुए थे, न्याय विभाग के थे, गृह विभाग के थे, सतीश मिश्रा जी थे, सब, तो अटेंशन करती थी वो। लेकिन ये प्रोफेशनल या सरकारी कामकाज से केवल एक बार हमारी मुलाकात उनसे हुई, तो एक आध बार नए वर्ष में हुई, जैसे होता है शिष्टाचार में, सब लोग जाते हैं, गुलदस्ता दे दिया, हो गई मुलाकात हुई। उनके कार्यकाल में ही आप IG थे जेल? हाँ जी, जेल में उन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया था, मैं उन्होंने ही बनाया था। जी। तो IG जेल जब आप रहे, तो उस दौरान मुलाकात आपकी नहीं हुई कभी? उसी दौरान शायद ये कोका पेश हुआ था। अच्छा। तो मुलाकात हुई थी, और उसके बाद फिर बताया कि नए वर्ष में मुलाकात ऐसे हुई, इस तरह की चीज़ों पे हुई। हम लोगों ने एक बार, हमारे कैदियों ने जो पेंटिंग का एक काम किया था, तो पेंटिंग बनाई थी, उसकी हमने एक नुमाइश लगाई थी बारादरी में, चिड़ियाघर में। तो उसमें जो एक पेंटिंग सबसे अच्छी मुझे लगी थी, वो मैंने प्रेजेंट किया था जाके मुख्यमंत्री जी को, काफ़ी अप्रिशिएट किया था उन्होंने उसको जो है। तो इस तरह के एक आध बार से मुलाकात हुई, लेकिन वैसे नॉर्मली कोई हमारा वैसे काम नहीं लगता था मुख्यमंत्री से, तो वो ज़्यादा। जेल में आपने शायद एक बार बहुत सबसे ज़्यादा तबादले भी कर दिए थे? जेल में मैं एक्चुअली मिश्र जी, मैं करीब 2.25 साल रहा। 1 ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरा जेल में, और मैं पहला IPS अधिकारी था जिसको जेल का IG बनाया गया था। तो हाँ, उससे पहले IG वो IS कोई IS अधिकारी होता था। उधर से कुछ ऐसी वहाँ वायलेंस की घटनाएं हुई जेल के भीतर? जेल के भीतर, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर में घटना हुई सुल्तानपुर जेल में, जहाँ पुलिस फायरिंग हुई। जेल के भीतर? जेल के भीतर अंदर जो है पुलिस को अंदर घुसना पड़ा, और वहाँ गोली चली जो है। तो तब इन्होंने सबसे पहले हमसे सलाह मांगी थी कि क्या किया जाना चाहिए। तो हमने एक नोट बना के दिया था गवर्नमेंट को। अच्छा, गृह विभाग ने? जी। फिर मामला ठंडा पड़ गया जो है। उसके बाद फरवरी मार्च में एक बार फिर रायबरेली जेल में तगड़ी वायलेंस हुई, तब फिर इन्होंने हमको पोस्ट किया, और तुरंत कहा भाई तुरंत आप ज्वाइन करिए। मैं 2.25 साल रहा करीब जो है, और मैंने वहाँ ये पाया कि बहुत पुराने समय से वहाँ अधिकारी कर्मचारी डटे हुए हैं। तो जिसको
कुछ नेता लोग जो हैं या जेल मंत्री या अवांछनीय टाइप ऐसे लोग जो है नहीं चाहते, वो हटता नहीं वहाँ से। तो इन लोगों ने पूरा नेक्सस बना लिया था जेल के भीतर। जेल के भीतर, और तमाम लोग अपने अपने गृह जनपद में ही तैनात थे, जो नहीं हो सकता है। जैसे इटावा में करीब 20 या 22 लोग जो हैं इटावा के ही थे। तो वहीं का अपराधी, वहीं का वार्डर, वहीं का हेड वार्डर, तो जेलर क्या कर लेगा बताइए? वो जेलर को पिटवा देंगे बाकी। तो हमने फिर इसका एक पॉलिसी बना करके सबको गृह जनपद से हटाया, और टाइम का वार्डर का 10 साल, जेलर का 5 साल, मतलब पूरी नियमावली बन गई ट्रांसफर की, सबको हटा दिया 100%। और चूंकि हमने कभी अपवाद नहीं किया इस ट्रांसफरों में, तो कहीं से कोई किसी को फिर उसमें छूट मिली नहीं। हाई कोर्ट भी गए लोग जो है वहाँ, किसी को ही, क्योंकि कोई अपवाद नहीं करते थे। मैं करता था कभी भी अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है। और ये मैं हमेशा अधिकारियों से अपने कहता था, अधीनस्थ अधिकारियों से, कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए, अपवाद कोई ना करिए। अपवाद करेंगे तो उस छेद से अवांछनीय लोग ही निकलेंगे, कोई ओपनिंग मत दीजिए किसी को। पुलिस में खास तौर पे जो बड़े बड़े पुलिस को इन्वॉल्व करने वाले क्राइम और ये सब माफिया की एक्टिविटीज़ हुई, वो सब इन्हीं पुलिस वालों के कारण हुई हैं। बिना पुलिस लंबे समय तक अवांछनीय किस्म के पुलिस अधिकारी जो एक जगह जमे रहते हैं, इन्हीं कारण वारदातें होती हैं। हाँ, ये तो है। हाँ, अब विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन कोई अपराधी बन नहीं पाएगा बड़ा। हाँ, वो नहीं, पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। चाहे वो पाटीदार वाला केस हो, जिसमें वो एक खनन व्यापारी कोई त्रिपाठी आत्महत्या कर लिया था उसने, चाहे कानपुर का बिकरू कांड हो जिसमें 7-8 पुलिस वाले मारे गए थे, और चाहे कोई भी कांड हो। बिकरू कांड तो बहुत बड़ा कांड था, वो भी इसी में हुआ, क्योंकि पुलिस उसमें नहीं, वही वो लोग बार बार वहाँ पोस्ट कर दे रहे हैं उनको वहाँ पर। और दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि यहाँ क्यों पोस्ट कर दिया गया इनको बार बार। उसमें जो डिप्टी एसपी जिसकी डेथ हो गई थी, वही वहां कई बार पोस्ट रहा था। हाँ, नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसा होता क्या है, फिर आप पार्टी बन जाते हैं ना पुलिस वाले। जब पार्टी बन जाते हैं तो दूसरा पक्ष जो है, जिसकी तरफ से आप शामिल होंगे, उसका विरोधी फिर बहुत नाराज हो जाएगा, पर्सनल इश्यू बना लेता है वो। पुलिस पर हमले तभी होते हैं जब ये पर्सनल मामला बना देते हैं, पुलिस वाले पार्टी बन जाते हैं। ये बात तो सही है। LD अरोड़ा, एक कस्टम कलेक्टर का मर्डर हुआ था, तो तब जब ये पार्टी बन गए थे पुलिस वाले। अरोड़ा कस्टम कलेक्टर जो इलाहाबाद में मर्डर हुआ था, बबलू श्रीवास्तव ने मर्डर किया था। ये बम्बई से इसलिए हटाए गए थे कि ये वहाँ इन्वॉल्व हो गए थे गैंग से। अच्छा। हाँ, एक गैंग से इन्वॉल्व हो गए, दूसरे गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई करते थे। तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर इनको वहाँ से हटाया गया, इलाहाबाद लाए गए। बबलू श्रीवास्तव लगा कि मरवा दिया इन लोगों ने, गैंग ने, दूसरा गैंग जो था। हाँ, देखिए, पार्टी नहीं पुलिस को नहीं पार्टी बनना चाहिए, पुलिस को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए एक्शन में। और पार्टी बनने का सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आप लंबे समय तक वहीं तैनात कर देते हैं किसी को। इसकी जांच होनी ही होनी चाहिए थी कि कौन दरोगा, सिपाही, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, SSP, कैसे वो बार बार वहां पहुंच जा रहे हैं। हाँ, एक ही जगह कैसे पोस्ट हो जा रहा है वो, अब वहीं क्यों पोस्ट होना चाह रहा है वो? तो ठीक से उसकी जांच भी नहीं ठीक से हुई। तो हर जगह ही मैंने देखा कि मैं तो यही करता था कि जब मैं DGP हुआ तो मैंने 100% ट्रांसफर ऐसे कराए हुए। नोएडा में जमे हुए लोगों को सबको हटा दिया मैंने। अच्छा। बड़ा विरोध हुआ उसका अधिकारियों से, मंत्री लोग जो है, नेतागण, किसी की बात हमने इस बात नहीं, जो सालों साल से पोस्ट थे। हाँ, ज्यादा हो गए थे। 1 या 2 इंस्पेक्टर की पोस्टिंग है, 4-5 इंस्पेक्टर वहां हो गए थे। जिसका प्रमोशन हो जाता था वो भी नहीं हटता था वहां से। मुझे याद है एक ऐसा इंस्पेक्टर था, उसका तबादला किया गया तो उसने रेजिग्नेशन ले दिया। ये सब वहाँ लैंड के धंधे में शामिल हो जाते हैं पुलिस वाले जाकर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर में, लखनऊ में, सब जगह धंधे में शामिल हैं लोग, जितने पुलिस वाले हैं। कुछ पुलिस वाले हैं, और वो हटते नहीं वहाँ से। ये खास बात है। देखिए,
हाँ मतलब वहीं पे ये 1% से भी कम होंगे ऐसे लोग। लेकिन 1% की वजह से लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि साहब 1% अपवाद कर दीजिए, तो मैं कहता था 1% भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1% में वही लोग आएंगे, कोई भला आदमी नहीं आएगा उसमें। हमने केवल छूट रखी थी जिनको पीजीआई में या केजीएमयू में मदद मरीज में लगाया गया था, उन सिपाही दरोगा को छूट दी गई थी इसमें, बस। और कुछ नहीं, क्योंकि वही लोग सब इलाज कराते हैं पुलिस वालों का जो है, तो वेलफेयर मेजर के तौर पे बाकी सबको आपने हटा दिया। 100%, नॉट वन एक्सेप्शन। तो मुख्यमंत्री जी तक शिकायत नहीं गई? भाई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी कभी कुछ नहीं कहा कि भाई आप इसको देख लीजिए क्या कर रहे हैं। मंत्रियों की सिफारिश जरूर आई होगी, एक आध मंत्रियों ने कुछ कहा होगा। मेरे सामने एक मामला आया, देखिए बरेली का, तो उसमें एक इंस्पेक्टर था, उसकी शिकायतें आई, दूसरी पार्टी के लोगों ने, विपक्षी पार्टी के लोगों ने शिकायत किया, तो हमने उसका सेवा विवरण मंगाया। तो पता चला कि 22 साल की नौकरी में वो करीब 16 या 18 साल बरेली के आसपास ही रहा है। तो बिना जांच के, फर्दर किसी जांच के, इसी ग्राउंड पे हमने उसको लखनऊ कर दिया। काफ़ी बड़े प्रभावशाली लोगों ने कहा साहब आपने विपक्षियों के कहने पर तबादला कर दिया। हमने कहा देखिए पक्ष विपक्ष की बात नहीं है ये, जो विपक्ष के आरोप हैं उसकी तो जांच अभी हो रही है, जांच में जो निकलेगा देखा जाएगा उसको, लेकिन कोई अधिकारी इतने समय तक वहां नहीं रह सकता। हाँ मतलब 20-22 साल गलत है वो। हाँ बहुत लंबा, 20-22 साल का। फिर वो जड़ जमा लेता है, वो कुछ ना कुछ काम करने लगेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा। लैंड ये जो इधर जीटी रोड पकड़ लेगा, शाहगंज और जौनपुर पकड़ेगा, वो गाय के ट्रक पास कराता था। बांदा बुंदेलखंड जौनपुर में है, वो गिट्टी मिट्टी बालू में शामिल हो जाता है। कानपुर, नोएडा, लखनऊ, बड़े शहरों में वो जमीन के धंधे में शामिल हो जाता है। बाराबंकी इधर जो है वो अफीम का धंधा करवाने लगता है। देखिए पुलिस की बेईमानी में ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि पुलिस में बेईमानी का स्कोप नहीं है ज़्यादा। पुलिस में क्राइम से पैसा आता है, पुलिस वाले क्राइम में शामिल हो जाते हैं, तब पैसा ज़्यादा कमाते हैं। नहीं और कहाँ से कमाएंगे? हाँ बिना क्राइम में शामिल उनको ठेका देने का अधिकार तो है नहीं कि करोड़ों मिल जाए उनको वहाँ पे, उनको यही है तो वो ये करते हैं। तो इसलिए ये नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल हटा, सबको टाइम होने पर पूरा कर दिए, एक भी अपवाद नहीं करना चाहिए। जब आप जेल में थे, आईजी जेल थे, मुख्तार अंसारी भी जेल में रहा होगा? लगभग उसी टाइम गिरफ्तारी हुई थी इसकी, मुख्तार के। हाँ कोई वारदात किया था इन्होंने या कोई बात हुई थी, तो मायावती जी ने गिरफ्तार करा दिया था। तो मुख्तार अंसारी को मथुरा जेल में रखा गया था। मैंने कहा कि भाई मथुरा में नहीं रखा जाना चाहिए, उसको रखिए आगरा सेंट्रल जेल में। मथुरा छोटी सी जेल है, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ तमाम तरह के अवांछनीय लोग इनके आसपास पहुँच जाएंगे, ये फिर वहाँ बदमाशी कर सकते हैं। तो खैर वो सरकार नहीं माना, मथुरा जेल के आदेश कर दिया, तो मथुरा जेल में रखे गए। तो मैं गया था देखने सुरक्षा व्यवस्था क्या कैसे कहाँ है। तो एक बैरक के 2 हिस्से करके उसमें आलू भरे हुए थे, तो आधे में आलू कर दिए गए, आधे में मुख्तार अंसारी को रखा गया। तो एक बैरक के 2 हिस्से मतलब 20 से दीवार बना दी गई। अच्छा। हाँ छोटा और कर दिया गया। हाँ ताकि ऐसे लोगों को अकेले रखा जाता है, आम लोगों के साथ नहीं रखा जाता। नहीं वहाँ दंगा करा देंगे लोग, जो ये बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं ना ऐसे लोग, तो नॉर्मली ऐसे लोगों को अलग ही रखा जाता है। और फिर हमने तो अपने टाइम पे प्लान में ही शामिल करा दिया था, सेंसिटिव प्रिजनर एनक्लोजर एक करके कुछ 4-5 कोठरियाँ एक अलग बना दी गई। हाँ जेल के अंदर से हट के बनाई जाती थी, ताकि ऐसे लोग जो हैं उधर रखे जाएं, और वो एक दूसरे से अलग होती थी, ताकि 2 गैंग के लोग एक साथ ना हो जाएं, नहीं तो गैंगवार हो जाएगा। और दूसरा 1-2 की कोठरी की ग्रुप बनाए जाएं, नहीं तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही चमचों को छोटे मोटे अपराध में अंदर बुलवा लेते हैं और सेवा कराते हैं, फिर वहाँ गैंग चलने लगता है पूरा बैठ के, मालिश हो रही पता चला। तो मुख्तार अंसारी ये सब नहीं करते थे? मुख्तार सब करते हैं, तो वो इसीलिए सब किया जाता है कि ऐसा होने ना पाए, अलग रख दो। अलग रखने में क्या होगा, कोई आ भी गया
तो वहाँ नहीं जाएगा वो। हम्म। तो उसमें फिर ये लोग जेल के अधिकारियों से मिलकर ये कोशिश करती हैं उसको भी यहीं रखवा दो, ये सब खेल करने लगते हैं। तो आप गए जांचने, तो मुलाकात हुई हाँ, मुख्तार से? मुलाकात हुई, काफ़ी देर मेरी बात हुई। तो बेसिकली तो वो पॉलिटिकल बातें ही करते रहे और ये कह रहे थे हमको खतरा है, यहाँ से सामने से कोई गोली मार सकता है, वहाँ जेल अंदर है, आबादी के उसमें है, तो इस तरह की बातें बताया। दोबारा मेरी मुलाकात मुख्तार अंसारी से हुई थी जब 2018 में मैं बागपत जेल में जो मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई थी उसकी सुरक्षा जांच कर रहा था। तो सभी मेन जेलों में जाके हमने बड़े बड़े अपराधियों सबसे मुलाकात की थी। तो उसमें मैं गया था, तो मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में ही मिला था जाकर के मैं। तो वहाँ भी इसको जो है मुख्तार अंसारी को अलग से एक पुरानी बैरक थी 1918 की बनी हुई, उसमें रखा गया था लेकर के। तो काफ़ी देर बात हुई, हमारे सारे कमेटी के लोग बैठ के बात किया हमने। फिर मैंने सबको कहा आप लोग चलिए मैं अकेले ज़रा बात करूँगा। तो हमने अकेले बैठ के बात किया काफ़ी देर तक। तो मुख्तार अंसारी ने जेल की सुरक्षा के बारे में इतनी बढ़िया बातें बताई, अच्छा, कि वो मैंने सब अपनी संस्कृतियों में लिखा। क्या बताया? कि कैसे खतरा हो सकता है, कैसे आदमी आइडेंटिटी बदल के आ सकता है, पुलिस अधिकारी बन के कोई अंदर आ सकता है, और ये कैसे लोग कर सकते हैं साहब, इसकी ज़रा से करिए। और उनका इंस्पेक्शन या बाहर की जो तलाशी और चेकिंग होती है उसमें उन्होंने कहा था पीएससी को लगाइए, क्योंकि वो लोग अच्छी ड्यूटी करते हैं, ये जेल वाले तो फर्जी ड्यूटी करते हैं, ये चेकिंग नहीं करते, हथियार लेके कोई अंदर आ जाए चेक नहीं करते ये लोग। और उसने मुझे पहली बार बताया था कि साहब वो मुन्ना बजरंगी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि आप ही ने हत्या करा दिया उसकी, मुन्ना बजरंगी। हाँ, तो कहता है नहीं हमने नहीं कराई, धनंजय करा सकता है। धनंजय का नाम लिया। और उसने कहा कि आईजी साहब, डीजी साहब, वो पिस्तौल बदल गया है, जो बरामद हुआ है उससे मर्डर नहीं हुआ है। वो पिस्तौल तो मर्डर के 5 मिनट के अंदर गेट से बाहर निकल गया। आप देखिएगा इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें तो शायद फायरिंग पिन भी नहीं है, उसने मुझे कहा। हाँ, उसको बदल गया पिस्तौल, वो डरा हुआ था वो कि मेरी हत्या कराई जा सकती है। मतलब मुन्ना बजरंगी के बाद डरे हुए रहे होंगे कि हमको भी मारा जा सकता है। मुख्तार अंसारी जितने क्रिमिनल थे, जितने बड़े क्रिमिनल हैं, उनमें लोग बताते हैं कि सबसे बड़ा क्रिमिनल मुख्तार अंसारी था। क्या है? देखिए, मुख्तार अंसारी जो है वो एक करिश्मेटिक टाइप का गैंग लीडर था। करिश्मेटिक था वो जो। करिश्मेटिक? हाँ, अच्छा, पहली बात तो उसकी पर्सनालिटी। हाँ, जब उसके बगल में हम खड़े हुए तो हमको लग रहा था कि ऐसे देखना पड़ेगा इसकी कि हाइट और पर्सनालिटी, और मीठी मीठी बातें करता था वो आदमी जो है, और स्टाइल अपनी थी, तो इसलिए पॉपुलर ज़्यादा हो गया। अदरवाइज वहाँ लोकल क्षेत्र में तो कृष्णानंद राय और ये दो ही गिरोह चल रहे थे वहाँ पे। अब किसको छोटा कहा जाए, किसको बड़ा कहा जाए, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित तौर पर करिश्मेटिक बहुत था, ये जो है पर्सनालिटी इसकी ऐसी थी कि अलग से नोटिस होता था। गाड़ियों को जब काफिला चलता था इसको, तो अलग से अपना दिखाई पड़ता था ये आदमी, और बहुत विनम्रता से बात करता था लोगों सबसे। ये भी इसकी स्टाइल बड़ी मशहूर थी। कभी पुलिस वालों को धमकाने का कोई मामला तो नहीं है मुख्तार के? अब मैं एक्चुअली उस क्षेत्र में कभी रहा नहीं, तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरा एक ये भी तजुर्बा है कि जितने भी माफिया लोग हैं या अदरवाइज गैंगस्टर्स हैं, वो नॉर्मली पुलिस वालों से कोई विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उससे फिर उनका काम मुश्किल पड़ जाता है। पुलिस से वो तभी विरोध करेंगे या हमला करेंगे या कोई बात करेंगे जब उनको लगेगा ये विरोधी पार्टी से मिल गया है यार। नॉर्मली नहीं करेंगे, नॉर्मली बिल्कुल नहीं करते हैं, जब तक ये ना हो कि विरोधी पार्टी से मिला हुआ है। मतलब ये हमारा दुश्मन हो गया डायरेक्टली, ये मान लिया, पार्टी बन गया ना, पार्टी बन गया, वो भी पार्टी है वो जो, तो अदरवाइज नहीं करते। तो जब पूरी जेल में आप गए थे तो आपकी अतीक अहमद से भी मुलाकात हुई होगी? अतीक अहमद उस समय जेल में नहीं था।
अच्छा, गुजरात जेल में था उसमें। हाँ, शायद गुजरात जेल में था या गुजरात में था। देवरिया में था, कहीं कुछ रहा होगा। क्योंकि हमने सेंट्रल जेलें देखी थी और बागपत में घटना हुई थी वो देखी थी, बांदा मुख्तार अंसारी था इसलिए बांदा जेल देखी थी, इतनी जेलें देखी थी। हमें 15 दिन में जो रिपोर्ट देनी थी तो इसलिए हमने ये सब करके। तो जो रिपोर्ट आपने दी उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ जेल के भीतर सिक्योरिटी? मैं संपर्क में नहीं हूँ मामले में, ये तो जेल वाले अधिकारी बता पाएंगे। तो ये पुलिस की नौकरी से रिटायर होने के बाद अब लाइफ कैसी चल रही है? क्या पॉलिटिक्स चल रही है जय बुंदेलखंड के नाम से? हमने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाई है जो है, तो उस पर भी थोड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ क्रिमिनल और सर्विस मैटर्स की। तो विभूति खंड में हमारा ऑफिस है, तो वो काम भी मैं करता हूँ और बाकी अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। नहीं तो जो बुंदेलखंड आपने लोकतांत्रिक पार्टी बनाई है, इसका मकसद क्या है? क्या बुंदेलखंड को अलग करना है या इसी सत्ता के बीच सत्ता में शामिल होना है? ये मिश्र जी 7 जिले मध्य प्रदेश के और थोड़ा मोड़ा और जिलों का मध्य प्रदेश का इलाका और 7 जिले यूपी के, बांदा रेंज, झांसी रेंज, ये 14 जिलों का अलग स्टेट बनाने की हमारी डिमांड है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं इसमें जो है। तो हमारा ये मानना है कि बिना अलग स्टेट बने हुए वहाँ के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं नहीं पूरी होंगी, ना कभी विकास होगा, क्योंकि कोई पार्टी उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देती है। आप ये दुर्दशा समझ लीजिए कि 2008 के परिसीमन के पहले वहाँ 21 विधानसभा की सीटें थीं। 2008 में घट के 19 रह गई, 3 कम हो गई, 2 कम हो गई। क्यों कम हो गई? जबकि बढ़ना चाहिए। वहाँ से पलायन हो रहा है तो कम तो हो ही जाएंगी। ये मैंने कहा बुंदेलखंड कानपुर का जो है वो देहात बन के रह जाएगा कुछ दिनों बाद। जो है पलायन क्यों हो रहा है? कोई काम नहीं है वहाँ पर। नहीं, काम तो कहीं नहीं है, जबकि बुंदेलखंड में तो ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा सोलर के प्लांट लग सकते हैं, इंडस्ट्री लग सकती है, सस्ती जमीन, सब कुछ सकता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। वहाँ से आप समझिए कि 2 करोड़ से कम आबादी है वहाँ की, दोनों मिला के, यूपी एमपी मिला करके, पूरे 14 जिले की, पूरे 14 जिले की, और उसमें से 32 लाख आदमी बाहर जाके मजदूरी कर रहा है। ये जेएनयू की रिसर्च में पाया गया है, स्टडी में। 32 लाख आदमी, 16%। कोई भी आदमी जो रिटायर होता है, जिसके पास थोड़ा सा भी कहीं मकान बनाने का, रहने का होती है, वहाँ पे नहीं सेटल करता वो कानपुर, लखनऊ, आगरा बाहर जाता है। सुविधाएं नहीं कोई वहाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी खराब है। मेडिकल कॉलेज पढ़ा है, 1/3 वहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि प्राथमिकता नहीं देती सरकार, कोई सरकार। मैंने सभी बड़ी पार्टी के लोगों से बात किया, उनसे किया, कोई सहमत नहीं है, हंसी उड़ा देते हैं हमारी जो है। अरे क्या करेंगे आप? कहते हैं संसाधन कहाँ से आएंगे? हमने कहा जहाँ से अभी आते हैं वहाँ से आएंगे। 36,000 करोड़ का आप जो है गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, भाई हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए, हमें नहीं एक्सप्रेसवे चाहिए। क्या फायदा है एक्सप्रेसवे से? मैंने चैलेंज करता हूँ। क्यों? सड़क चौड़ी हो गई, लोगों को चौड़ी कर दीजिए, क्या फायदा हुआ उसका? प्रयागराज से दिल्ली क्या फायदा हुआ? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या एक भी कोई रोजगार मिला? 100-150 आदमियों को टोल बूथ में जरूर मिल जाएगा, बस। और क्या होगा? पैसा और लोगों को खींच लेंगे आप। कहते हैं साहब हम पहले 11 घंटे लगते थे, अब हम 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। 4 घंटा पहले पहुंच के वहाँ करेंगे क्या आप जो है? ये तो रवीश कुमार ने भी यही सवाल पूछा, बहुत सही सवाल पूछा उन्होंने। ये मैं पहले रिकॉर्ड में ला चुका हूँ कि क्या करेंगे, काम तो वैसे नहीं है हमारे पास में। बुंदेलखंड का आदमी बेकार बैठा हुआ है, वहाँ तो टोल की वसूली भी बाहर के कंपनी को मिली हुई है, बुंदेलखंड वालों को टोल की वसूली भी नहीं मिली हुई है। वहाँ भी एक्सप्रेस वे बना है कई साल पहले, 4-5 साल। हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना। पहली बात तो अब भी उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ, क्वालिटी खराब हुई, वो अलग बात है, उसका लाभ कुछ नहीं। हजारों किसान उसमें भूमिहीन हो गया, ना जमीन चली गई। लेकिन एक भी रोजगार, एक भी व्यवसाय, उद्योग और व्यापार 2 चीजें बढ़ें तो सारा संसाधन इस पे लगना चाहिए, प्लस शिक्षा, स्वास्थ्य। स्कूल आप बंद कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं,
भाई आप अपने खून को निकाल के हमें हमारा खून हम ही को चढ़ाए दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब हम तो आपको खून चढ़ा रहे हैं। अरे भाई हमारा खून निकाल रहे हैं आप जो है, हमें खुराक दीजिए, पहले हमें रोजगार दीजिए। एक्सप्रेस वे बनाएंगे आप जो है, किसी को उससे क्या फायदा है? चंद लोग जो है वो 11 घंटे की जगह 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। अरे आप एक बार बार ये डिमांड हुई कि आप मेरठ से फ्लाइट चला दीजिए इलाहाबाद के लिए। ज़्यादातर इलाहाबाद लोग जाते हैं उधर के, वो कोर्ट वाले के, हाई कोर्ट के उसमें जाते हैं। एक फ़्लाइट चला दीजिए, खूब बढ़िया लाभ में फ़्लाइट चलेगी और सब लोग टाइम पे वहाँ पहुँच जाएंगे। एक आध सुपर फास्ट ट्रेनें चला दीजिए, बस काफ़ी है इतना। उसमें 36,230 करोड़ का एक्सप्रेस बना दिया आपने, हजारों लोगों की ज़मीनें चली गई उसमें, और फायदा किसको हुआ? ठेकेदारों को। और टोल वाले जो हैं उनको अपना कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा उनको, वो चलेगा नहीं, बता दूं आपको मैं, घाटे में जाएगा, ये भी घाटे में जाएगा। अच्छा, हाँ, 1800 रुपये कार का टोल है उसमें, 5,000 रुपये ट्रक का है। आदमी धीरे धीरे जाएगा, 4 घंटा देर पहुंचेगा, क्या कर लेंगे आप, क्या नुकसान है? हाँ, ट्रक वाला 5,000 रुपया क्यों देगा? उसे उसका असर तो फ्रेट बढ़ेगा, किराया। यही खासियत है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो हो पहले। शिक्षा स्वास्थ्य नहीं हो रहा है तो किसान की आमदनी मारी जा रही है। हमारे यहाँ का आदमी छोटे से इलाज के लिए पीजीआई में आता है, 4,000 इलाज में लगता है तो 4,000 उसका यहाँ के खर्चे में लग जाता है, 8,000 उसकी जेब से निकलेगा। यही इलाज अगर बांदा मेडिकल कॉलेज में हो जाए तो 2,000 में हो जाएगा, 1,000 में हो जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज तो बना है बांदा, बहुत बढ़िया बना है। डॉक्टर नहीं पोस्ट करेंगे क्या? डॉक्टर पोस्ट नहीं करेंगे? डॉक्टर जाना नहीं चाहते? नहीं पोस्ट कर रहे हैं, और जो है वो संविदा वाले हैं। सारा का सारा पैरामेडिकल स्टाफ संविदा वाला है, वो भी 1/3 है केवल। तो मुझे लगता है वो पीएचसी जैसा सिस्टम होगा। अरे बिल्कुल, जो है वो तो ठीक काम कर रहे हैं, पीएचसी के लेवल पर ही। हमारी मदर के फ्रैक्चर हो गया था कूल्हे में, बहुत सीरियस फ्रैक्चर था, तो बाना में ऑपरेशन किया, बहुत टॉप क्लास ऑपरेशन हुआ, बहुत बढ़िया, और मिनिमम खर्चे पे ऑपरेशन हो गया। तो डॉक्टर अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप जब वहाँ पोस्टिंग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? झांसी में नहीं है, उरई की मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग नहीं है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज बने थे, मायावती जी के टाइम पे बने थे, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, क्वालिटी अच्छी है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर पोस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी प्राथमिकता नहीं। बात यह है कि आपकी प्राथमिकता वो नहीं है। रायबरेली से भी कोई बता रहा था मुझे कि 300 बेड ट्रांसफ़र करके एम्स रायबरेली से ट्रांसफ़र करके एम्स गोरखपुर ट्रांसफ़र कर दिए गए। बेड मतलब क्या? जो हाँ, जिसमें मरीज लेटाया जाता है। 500 बेड का अस्पताल है, 300 बेड हटा दिए वहां से। अच्छा। मतलब बेड मतलब वो पलंग नहीं, हाँ, वो बेड ही कम हो गए, मतलब भर्ती नहीं होगा उसमें, जगह अच्छा, 200 कर दिया उसको। हाँ, 300 उधर कर दिए। और क्यों कर दिए? साहब यहाँ लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। भाई डॉक्टर आप पोस्ट नहीं करेंगे तो आदमी भर्ती नहीं होगा, जब आदमी भर्ती नहीं होगा तो आप बेड हटा देंगे। ये क्या सोल्यूशन होगा? हाँ, मतलब डॉक्टर उपेक्षा की यही तो लिमिट है। टीचर पोस्ट नहीं करेंगे आप स्कूलों में, समझ लीजिए कि 70% स्कूल जो है बिना हेडमास्टर के चल रहे हैं यूपी में। किसी स्कूल में 1 से ज़्यादा टीचर नहीं है, ज़्यादातर में शिक्षा मित्र हैं, वो भी पूरे नहीं हैं। 3-3 क्लास को एक आध टीचर घेर के बैठा रहता है जानवरों की तरह। क्या पढ़ाएंगे? टीचर की भर्ती तो हो रही लगातार, क्या हो रहा है भगवान जाने। जो है अभी 69,000 शिक्षक, आप सर्च करके देख लीजिए, किसी स्कूल में पूरे 5 टीचर नहीं मिलेंगे प्राइमरी में। हेडमास्टर अभी भी नहीं है, लेवल डाउन होता जा रहा। जानबूझ के कर रहे हैं ना, यही खर्चा बचा के तो एक्सप्रेसवे बनेंगे, यही खर्चा बचा करके जल जीवन मिशन चलाएंगे, फिजूल के खर्चे कर रहे हैं। नहीं, जल जीवन मिशन तो जरूरी है क्योंकि पानी, मैं नहीं जरूरी मानता उसको। पानी से पहले जरूरी है रोटी। पानी नदी का पानी पी लेंगे, कहीं से पी लेंगे, हमें एक रोजगार मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, हमारे खेती को पानी मिल जाए बुंदेलखंड में, हम पानी वहीं देख लेंगे। कोई पानी के बिना मर तो नहीं रहा था। आप सुविधा क्रिएट करना चाहते हैं, सुविधा लायक आपने रखा है लोगों को। मैं ये पूछ रहा हूँ, हम सुविधा भोगने लायक बचे हैं? हम टोटी से पानी निकाल के पी लेंगे, खाएंगे क्या हम? जो है खाली पेट पानी से पेट भरेगा हमारा?
हमारे रोजगार का, हमारे खाने का, हमारे किसान, हमारे खेती के प्रोडक्शन का क्या इंतजाम किया आपने? यही पैसा बचा के अगर कहीं पानी में लगाया गया होता। बुंदेलखंड में वो बनना था एक केन बेतवा लिंक, उसमें एक फाड़ा नहीं लगा अभी तक जो है। दोनों सरकारें बीजेपी की हैं, वहाँ भी यहाँ भी और सेंटर में भी। वहाँ के लिए पैसा नहीं आएगा। नल की टोटी लगा रहे हैं, फिजूल के काम कर रहे हैं बैठ करके। बुंदेलखंड में ही तो कोई आया था, विधायक जी कह रहे थे मंत्री जी को घेर लिए थे। हाँ, महोबा में हुआ था। वो राजपूत विधायक जी हैं, उन्होंने उनको क्या नाम है, स्वतंत्र देव सिंह जी, उड़ई वाले, हाँ, इनको घेर लिया था। सही सही कह रहा था। तो इसका मतलब काम नहीं हो रहा, खाली काम भी नहीं हो रहा है, वो अलग मुद्दा है। जो काम सैंक्शन, यही गलत है, मैं कहता हूँ। तो आपकी पार्टी बुंदेलखंड, हम अलग राज्य बनाने के हम आंदोलन कर रहे हैं। हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हम इनको हराएंगे और खुद जीतेंगे। 27 में लड़ेंगे? लड़ेंगे, हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। बुंदेलखंड की सारी 19 सीटें जो हैं, 19 सीटें हम लड़ेंगे और उसमें 28 में मध्य प्रदेश की सीटें लड़ेंगे, 32 की 32 सीटें वहाँ की लड़ेंगे। वो जो 7 जिले की 32 सीटें हैं वहाँ भी लड़ेंगे जी। मतलब अकेले लड़ेंगे कि किसी के साथ मिलजुल करके लड़ेंगे? कोई मिलने नहीं चाहता हमारे साथ। क्यों? भाई वो पूरा बॉस बने बैठे हैं, वो क्यों छोटा सा हिस्सा करना चाहेंगे? आप तो सिर्फ 19 की बात कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि अलग हो ये। भाई अभी डिलिमिटेशन होने जा रहा है, सीटें बढ़ने जा रही हैं। अपनी सीमा नहीं कम होने देना चाहते वो। सीटें बढ़ने जा रही हैं, तो सीटें बढ़ करके अभी तो 403 है, सुना 550 600 के आसपास हो जाएंगी। डेढ़ा करीब हो जाएंगी। तो डेढ़ा का मतलब 600 हो जाएंगी। हाँ। तो 600 सीट विधानसभा एक मुख्यमंत्री कैसे चलाएगा? इसका मतलब डिवीजन होगा। बादशाहत बनी रहे हमारी। देखिए, ऐसा थिंकिंग है ज़्यादातर हमारे बड़े नेताओं का कि उनका बस चले तो राज्य सरकारें भी भंग कर दें, सेंटर से ही राज चलाएं पूरा। तो मतलब जो 27 का विधानसभा चुनाव है वो आपकी पार्टी, 27 उत्तर प्रदेश, 28 मध्य प्रदेश, हमारी पार्टी लड़ेगी। क्या तैयारी है? ठीक है, ठीक तैयारी है। क्योंकि ऑफिसर्स के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत करंट है लोगों के लिए। लोगों को ये समझ में आ रहा है, बुंदेलखंड के लोगों को, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं? वहाँ तो देखिए सन 1960 से आंदोलन चल रहे हैं अलग राज्य के लिए। तो लेकिन वो गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो हमने राजनीतिक आंदोलन शुरू इसलिए किया कि इससे ही चेंज लाया जा सकता है, कुछ प्रेशर बन सकता है इन पे। हाँ, तेलंगाना राजनीतिक आंदोलन की वजह से ही अलग हुआ। नहीं, ये नहीं मानते लोग। उत्तराखंड राजनीतिक आंदोलन की वजह से ही अलग हुआ। राजनीतिक से ही हुआ। तो आपको लगता है कि बन जाएगा? अब हमारी तो आशा है, आकांक्षा है। मान लीजिए कि आप 19 सीट लड़े, आप 19 जीत भी जाएं, तो भी कैसे ये पास हो जाए? बिल कैसे पास होगा? नहीं, सरकार को दबाव बनेगा सरकार पर। 29 में 4 की 4 यहाँ के हार जाएंगे, 4 मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा सीट हार जाएंगे अगर नहीं बनाएंगे। अगर बुंदेलखंड नहीं बना तो सब हार जाएंगे। अगर 27 और 28 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो हम 29 में 8 की 8 सीटें हरा देंगे इनको, जो है बीजेपी को। भाई इस बार यूपी के क्षेत्र में 3 तो हार ही गए, ये 4 में से 3 हार गए। तो 3 जो जीते हैं उनसे क्यों डिमांड नहीं कर रहे हैं? वो नहीं सहमत है ना, वो भी सहमत नहीं है, सपा भी नहीं सहमत है। इसके लिए प्रस्ताव तो शायद मायावती जी ने दिया था एक बार। हाँ, पहले दिया था। प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं होती है, ये तो पार्लियामेंट को करना है, तो उसके लिए तो केंद्र सरकार सहमत हो तभी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब गठबंधन नहीं, अकेले ही लड़ेंगे? अगर मान लीजिए कोई करेगा गठबंधन, हमसे करेगा कौन? हम तो कर ले गठबंधन, हम तो बीजेपी से कर ले गठबंधन। लेकिन वो नहीं सहमत है ना इस मुद्दे से। हम इस मुद्दे से हटना नहीं चाहते हैं। मतलब मुद्दा बुंदेलखंड ही रहेगा। हाँ, मतलब हमें कोई राजनीति नहीं करनी है कि हम समझौता कर लेंगे। वो सहमत हो जाएं तो हम समझौता कर लेंगे। वैसे बुंदेलखंड की सबसे अगर एक प्रमुख समस्या कही जाए तो क्या है? बेरोजगारी ही है? या 32 लाख जो आप बता रहे हैं बाहर लोग काम कर रहे हैं तो हर जगह? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और कृषि के लिए पानी ना होना, तो कृषि 2 चीज़ें समस्या है।
पानी और बेरोजगारी, ये दो समस्या दो बड़ी समस्या। हमारे साथ थे सुलखान सिंह साहब। बहुत लंबी चर्चा हुई, आपकी जो पुलिस की जो लाइफ थी, करीब 37 साल की सर्विस मुझे लगता है रही होगी आपकी, तो 37 साल की सर्विस पर भी चर्चा हुई, और आगे जो इधर करीब 8 साल हो गया रिटायरमेंट के बाद जो आप आंदोलन चला रहे हैं बुंदेलखंड अलग राज्य का, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। सुलखान सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।